हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर 7 का पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं, जो बात करता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट की, और जो अक्यूज्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, विटनेस के ऊपर अप्लाई होता है, या फिर जो हम लोगों ने प्रोविजंस पढ़े थे जैसे कि पोस्टल अथॉरिटी या फिर कोई पर्सन है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो कि ज़रूरी है एज अ एविडेंस उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना, तो उसके लिए कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो है वो सम्मन जारी कर सकते हैं और ऑर्डर जारी कर सकते हैं और उसको मंगवाया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रोविज़न हम लोगों ने पार्ट ए में पढ़ा था, ये किस पे अप्लाई नहीं हो रहा था, ये अक्यूज्ड पे अप्लाई नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अक्यूज्ड को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो अपने ही खिलाफ क्या करे, एविडेंस दे। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पार्ट बी पढ़ेंगे जो बात करता है सर्च वारंट की। सेक्शन 96 बात करता है वेयर सर्च वारंट में बी इशूड। Subsection 1, where any court has a reason to believe that a person to whom a summon ordered under Section 94 or a requisition under subsection 1 of Section 95 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by summon or requisition। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्च वारंट कोर्ट के द्वारा कब इशू किया जाएगा। तो जहाँ पर कोर्ट के पास रीज़न टू बिलीव है, मतलब सफिशिएंट कॉज है बिलीव करने के लिए कि जो सम्मन है या रिक्विजिशन है उसकी पालना नहीं होगी, तो सर्च वारंट वो इशू कर सकते हैं। क्लॉज बी कहता है सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज़ नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। वहाँ जहाँ पे कोर्ट को नहीं पता है कि वो किस पर्सन की पोजेशन में है, तो सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। क्लॉज सी कहता है द कोर्ट कंसिडर दैट द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रिस्टिंग अंडर दिस संहिता विल बी सर्व्ड बाय जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। वहाँ जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि किसी इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रिजनिंग के लिए सर्च होना चाहिए, तो जनरल सर्च और इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट क्या कर सकते हैं, सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल सर्च और इंस्पेक्शन से मतलब है कि सर्च करना या फिर इंस्पेक्शन करना किसी लोकेलिटी का, किसी भी जगह का। क्यों? क्योंकि एविडेंस कलेक्ट किया जा सके, तो सर्च वारंट क्या हो सकता है, इशू किया जा सकता है। इट मे इशू अ सर्च वारंट एंड द पर्सन टू हुम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड में सर्च और इंस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस देयरविद एंड द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेंट। तो जो भी सर्च किया जाएगा वो उस मैनर में किया जाएगा जो मैनर सर्च वारंट में डायरेक्ट किया गया है, और यहाँ पे जो प्रोविजंस दिए हैं उसके अनुसार सर्च किया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है द कोर्ट में इफ़ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड। तो सर्च वारंट में ये स्पेसिफाई किया जा सकता है कि किस जगह पर सर्च किया जाना है, किस जगह पर इंस्पेक्शन किया जाना है। एंड द पर्सन चार्ज्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शैल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस और पार्ट सो स्पेसिफाइड। और जिस पर्सन को एग्जीक्यूट करना है उस सर्च वारंट को, जिसको डायरेक्ट किया गया है, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसी जगह पर या फिर उसी जगह के पार्ट पर जो स्पेसिफाई किया गया है सर्च वारंट में, वहाँ पर ही उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, सर्च करेगा, कहीं और सर्च नहीं करेगा। जो जगह बताई गई है सर्च वारंट में वहीं पर सर्च करेगा या फिर इंस्पेक्शन करेगा। सबसेक्शन 3 कहता है नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन आर डीएम और सीजीएम टू ग्रांट अ सर्च वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट और पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी। तो अगर सर्च वारंट करना है किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए जो कि पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में है, तो डीएम या फिर सीजीएम क्या करेंगे, सर्च वारंट को इशू करेंगे। सेक्शन 97 बात करता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। उन जगह के सर्च की बात हो रही है जहाँ पर सस्पेक्टेड है, ये सस्पिशन है कि वहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 97 कहता है डीएम, एसडीएम और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास
ये जो डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्री में क्वेश्चन बनता है कि कौन सर्च वारंट इशू कर सकता है सेक्शन 97 के अंदर, या फिर फॉर्ज डॉक्यूमेंट के लिए, या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए जहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी। तो डीएम, एसडीएम, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे सर्च करना है तो कौन सर्च वारंट इशू करेगा? तो डीएम और सीजीएम करेंगे। तो ये नाम जो दिए गए हैं, ये पोस्ट ही आपको याद रखनी है। ओके, तो इफ़ डीएम, एसडीएम और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन इंफॉर्मेशन and after such inquiry as he thinks necessary has a reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property or for the deposit, sale or production of any objectionable articles to which this section applies, or that any such objectionable articles is deposited in any place, he may by warrant authorized by the police officer above the rank of constable। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 ये बोल रहा है कि डीएम, एसडीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर वो उनके पास रीज़न टू बिलीव है, उनको इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने इंक्वायरी करी, उनके पास रीज़न टू बिलीव है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी को डिपॉजिट किया जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है, या फिर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल को डिपॉजिट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है या फिर प्रोड्यूस किया जा रहा है। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये हम इसी सेक्शन के सबसेक्शन 2 में पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा भी कोई काम किसी जगह पर हो रहा है तो वो क्या करेंगे, वो सर्च वारंट को इशू करेंगे, और कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होगा वो क्या कर सकता है, उस सर्च वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूट करने के लिए वो उस जगह पर एंटर हो सकता है, असिस्टेंस ले सकता है, जो भी उसे सर्च करने के लिए ज़रूरत है वहाँ पे सर्च करेगा उस मैनर में जो कि स्पेसिफाई किया गया है वारंट में, और उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेगा जो भी उसको लगता है कि ये चोरी की हो सकती है या फिर ये ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। क्या करेगा, उसकी पोजेशन ले लेगा और उसको कन्वे कर देगा, जो भी प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है जो भी उसको मिला सर्च करने के दौरान, तो उसको क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट को कन्वे कर सकता है, या फिर वो कन्वे नहीं कर सकता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी की कन्वे नहीं करी जा सकती है, तो वही उस ऑन द स्पॉट क्या करेगा, उसको गार्ड करेगा और उसको डिपॉजिट कर सकता है सेफ़ प्लेस ऑफ कस्टडी पे, कि मतलब वो जो सामान है जो मिला, जो चोरी का है या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, उसको एक जगह डिस्पोज कर दिया जाए, और जब बाद में उसकी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से उसको क्या किया जाए, कोर्ट में प्रस्तुत करवाया जा सके, ये हो सकता है। या फिर क्या किया जा सकता है, टू टेक इनटू द कस्टडी एंड कैरी टू द मैजिस्ट्रेट every person found in such place who appear to have been privy to the deposit, sale, production of any such property article, knowing or having a reasonable cause to suspect it to be stolen property, or as the case may be objectionable article to which this section applies। तो वहाँ पे जो लोग मिले हैं और जब सर्च किया गया तो वहाँ पे कुछ लोग मिले, और वो लोग क्या है, लगता है कि ये लोग जुड़े हुए हैं जो स्टोलन प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल से हैं, वो जानते हैं कि ये ऑब्जेक्शनेबल है या फिर स्टोलन है और उसके बाद उससे जुड़े हुए हैं, सस्पेक्ट है ऐसा, तो उन लोगों को क्या किया जा सकता है, मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा सकता है, और जो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल होगा उस पर भी ये अप्लाई होगा, जो पर्सन मिले हैं वहाँ पर उनको भी ले जाया जा रहा है मजिस्ट्रेट के आगे, तो ये किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 बताता है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है क्या। तो इस सेक्शन के लिए ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल क्या होगा, काउंटरफीट कॉइन होंगे, या फिर पीस ऑफ मेटल मेड इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011 और ब्रॉट इनटू India in contravention of any notification for the time being in force issued under the section 11 of Custom Act 1962। कोई भी मेटल ऑफ पीस है जो कि कॉइनेज एक्ट 2011 के कॉन्ट्रावेंशन में बनाया गया है, या फिर कोई
कोई सामान लाया गया है जो कि कॉन्ट्रावेंशन में है उस नोटिफिकेशन के जो कि जारी किया गया है सेक्शन 11 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 के अंदर, या फिर कोई काउंटरफीट करेंसी नोट हो सकता है, काउंटरफीट स्टैम्प हो सकते हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट है, फॉल्स सील है, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेक्शन 294 ऑफ BNS में दिया है, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मटेरियल है जो ऊपर जो भी आर्टिकल दिए हैं इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल हो जाएंगे और इनके लिए या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए किसी प्लेस को सर्च करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए सेक्शन 97 में DM, SDM या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा इंक्वायरी करने के बाद, रीज़न टू बिलीव होने के बाद सर्च वारंट क्या किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है। ओके फिर सेक्शन 98 क्या कहता है, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफीटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। तो सब सेक्शन 1 कहता है वेयर एनी न्यूज़पेपर, बुक और एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है, wherever printed appear to the state government to contain any matter the publication of which is punishable under section 152, section 196, section 197, 294, 295, 299 of BNS. The state government may by the notification stating the ground of its opinion declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter and every copy of such book or other document to be forfeited to the government, and thereupon any police officer may seize the same wherever found in India, and any magistrate may by warrant authorize any police officer not below the rank of SI to enter upon and search for the same in any premises where the copy of such issue or any such book or other document may be or may be reasonably suspected to be. सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वो न्यूज़पेपर, वो बुक्स या वो डॉक्यूमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो पब्लिश हुए हैं या बनाए गए हैं और उनकी जो प्रिंटिंग है वो क्या है, पनिशिएबल है। जैसे सेक्शन 152, 196 के अंदर, 197 के अंदर, 294 के अंदर, इन सब सेक्शन जो दिए गए हैं BNS के, इनके अंदर आता है ऐसा पब्लिकेशन किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना ग्राउंड लिखेगी कि उसको ऐसा क्यों लगता है कि ये डॉक्यूमेंट इन सेक्शन के अंदर आते हैं, पनिशिएबल हैं, वर्जित हैं, इनका पब्लिकेशन इन सेक्शन के अनुसार, वो अपना ग्राउंड लिखेगी और डिक्लेयर करेगी कि जो कॉपी है इनको फॉरफीट कर लिया जाए। मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वारंट इशू करेंगे और वो वारंट एग्जीक्यूट करने को देंगे टू द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। वो SI की रैंक से नीचे का नहीं होगा, या तो SI होगा या तो उसके ऊपर की रैंक का होगा। वो SI क्या करेगा, उस प्रेमाइसेस में जाके सर्च करेगा ऐसे डॉक्यूमेंट को जो इन सेक्शंस के अंदर आते हैं और उनको सीज कर लेगा। सिर्फ इतनी सी बात करता है सब सेक्शन 1। तो स्टेट गवर्नमेंट को अपेयर होना चाहिए कि ऐसा कोई न्यूज़पेपर, बुक है या फिर डॉक्यूमेंट है जो इन दिए गए सेक्शंस के अंदर क्या आ रहा है, उसका पब्लिकेशन पनिशिएबल हो रहा है और वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट हो सकता है, एनी मैजिस्ट्रेट लिखा है, वारंट इशू करेंगे और उस सामान को सीज कर लिया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 99 a newspaper and a book have the same meaning as in the Press and Registration of Books Act 1867. Document include any printing, drawing, photograph or other visible representation. सिंपल है, न्यूज़पेपर, बुक की सेम मीनिंग है जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में दिया है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, तो डॉक्यूमेंट में वो सब आ जाएगा जो भी प्रिंटेड है या फिर फोटोग्राफ्ड है या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, वो सब डॉक्यूमेंट में आ जाएगा और इन सब को सीज किया जा सकता है। सब सेक्शन 3 कहता है नो ऑर्डर पास्ड और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99। सेक्शन 98 और 99 को साथ में रीड किया जाता है और यहाँ पे सब सेक्शन 3 ये कह रहा है कि किसी भी कोर्ट में कोई इस जो यहाँ पर ऑर्डर पास किया गया है इसके अगेंस्ट कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा। अगर इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग होंगी वो सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग ही होंगी, इसके सिवा नहीं होंगी। सिर्फ ये कह रहा है सेक्शन
सॉरी सबसेक्शन 3। ओके, तो फिर सेक्शन 99 क्या कहता है? एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। अगर जो चीज़ें ज़ब्त करी गई हैं उसमें किसी पर्सन का इंटरेस्ट है और उसको क्या करना है, जो सीज़ करवाया गया है जिस ऑर्डर के अगेंस्ट, उसको सेट असाइड करवाना है, तो वो इस बात की एप्लीकेशन देगा हाई कोर्ट में। सिर्फ यही एक रास्ता है, ये बताया जा रहा है। सबसेक्शन 1 कहता है एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 98 में within the 2 months from the date of the publication in the official gazette of such declaration apply to the High Court to set aside declaration on the ground that the issue of newspaper or the book or other document in the respect of which the declaration was made did not contain any such matter as referred in the subsection 1 of section 98। तो कोई पर्सन है जो इंटरेस्ट रखता है, जो सामान ज़ब्त किया गया उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, 2 महीने के अंदर एप्लीकेशन देगा हाई कोर्ट में कि भाई मेरा इंटरेस्ट है और ये जो ऑर्डर है इसको सेट असाइड करिए, मुझे मेरा सामान दीजिए और ये ज़ब्त वाला ऑर्डर जो है इसको हटा दीजिए। तो किस ग्राउंड पे देगा? तो वो ये बोल सकता है कि जिस ग्राउंड पे सामान को सीज़ किया गया है, कि मतलब जो सेक्शंस दिए थे इन सेक्शंस के अंदर नहीं आता है, जैसे 152 लिखा हुआ था तो 152 के अंदर नहीं आता है, इस ग्राउंड पर वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर जजेस बी हर्ड एंड डिटरमाइंड बाय द स्पेशल बेंच ऑफ हाई कोर्ट composed of 3 judges, and where the high court consists of less than 3 judges, such a special bench shall be composed of all the judges of that high court। तो जो इस एप्लीकेशन की जो सुनवाई होगी वो 3 या 3 से ज़्यादा की एक स्पेशल, अगर किसी हाई कोर्ट में 3 या 3 से ज़्यादा जजेस हैं तो एक स्पेशल बेंच होगी हाई कोर्ट की जिसमें एटलीस्ट 3 जजेस होंगे और वो इस एप्लीकेशन को सुनेंगे। अगर 3 से कम जजेस हैं तो जितने भी हैं उनकी स्पेशल बेंच होगी और वो इस एप्लीकेशन को सुनेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक हाई कोर्ट है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा जजेस हैं, तो इस एप्लीकेशन को सुनने के लिए 3 जजेस की स्पेशल बेंच बनाई जाएगी। अगर हाई कोर्ट में 3 से कम जजेस हैं तो जितने भी जजेस हैं, 2 या 1 जितने हैं, उन सब की स्पेशल बेंच बनेगी और इस एप्लीकेशन को सुना जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद द रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर, एनी कॉपी ऑफ सच न्यूज़पेपर मे बी गिवन इन एविडेंस इन एड of the proof of the nature or the tendency of the words, visible signs or visible representation contained in such newspaper in respect of which the declaration of forfeiture was made। तो ये बोला जा रहा है जो भी कॉपी है न्यूज़पेपर है उसको ज़ब्त किया गया, उसकी जो कॉपी है उसको एज आ एविडेंस यूज़ किया जा सकता है कि इस न्यूज़पेपर में ऐसा कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, साइन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, या फिर जैसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए उसकी कॉपी को यूज़ किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है द हाई कोर्ट शैल इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द इशू ऑफ न्यूज़पेपर or the book or the other document in the respect of which the application has been made contained any such matter as is referred to in the subsection 1 of section 98 set aside the declaration of forfeiture। तो जहाँ पे हाई कोर्ट को लगता है कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए कि इन सेक्शंस के अंदर वो फॉल करता है मटेरियल, जो भी बुक है न्यूज़पेपर है, और हाई कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो फॉल नहीं करता है, तो फॉरफीचर का जो डिक्लेरेशन दिया गया था उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 5 कहता है वेयर देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द जजेस फॉर्मिंग द स्पेशल बेंच द डिसीजन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ दोज जजेस। तो वहाँ जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो जजेस की बेंच है, तो मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। जो भी बेंच में जो मेजॉरिटी होगी, जिस डिसीजन को फेवर किया जा रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन आएगा। फिर सेक्शन 10 कहता है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड।
सेक्शन 100 जो है इसको आप मिनी हेबियस कॉर्पस से भी जानते हैं, और प्री में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसे मिनी हेबियस कॉर्पस बोला जाता है, तो सेक्शन 100 है। अगर आप सीआरपीसी की बात करेंगे तो सेक्शन 97 था, बट क्योंकि अब बीएनएसएस इन्फोर्स हो गया है तो सेक्शन 100 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सेक्शन 100 के अंदर कौन सा मैजिस्ट्रेट है जो कि ऑर्डर दे सकते हैं, सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, तो डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। और ज़बीरुल हसन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी ये हेल्ड किया गया था कि जो सेक्शन 97 ऑफ सीआरपीसी है, जो यहाँ पर सेक्शन 100 ऑफ बीएनएसएस हो गया है, वो इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस है। आप चाहें तो केस का नाम नोट कर सकते हैं, ज़बीरुल हसन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। तो सेक्शन 100 कहता है इफ़ एनी डीएम, एसडीएम और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट द पर्सन इज़ कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस that the confinement amount to an offence, he may issue a search warrant, and the person to whom such warrant is directed may search for the place so confined, for the person so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person, if found, shall be immediately taken before the magistrate, who shall make such order in the circumstances of the case seems proper। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई पर्सन है जिसको कन्फाइन किया गया है, डिटेन किया गया है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस में उसको रखा गया है, बंद करा गया है, कन्फाइन किया गया है कि लग रहा है कि ऑफेंस कमिट हुआ है। कन्फाइनमेंट कैसा है उसका? ऑफेंस की तरह है। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, और जिस पर्सन को डायरेक्ट किया जाएगा सर्च वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए, वो पर्सन उस प्लेस पे जाके सर्च करेगा, उस पर्सन का सर्च करेगा। वो पर्सन अगर मिल जाएगा तो इमीडिएटली उसे मैजिस्ट्रेट के आगे क्या किया जाएगा? ले जाया जाएगा। सेक्शन 101 कहता है पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल upon complaint made on oath of abduction or unlawful detention of a woman or a female child of any unlawful purpose, DM, SDM, magistrate of first class may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty, or of such female child to her parents, guardian or other person having a lawful charge of such child, and may compel compliance with such order using such force as may be necessary। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जहाँ पर कंप्लेन आती है मजिस्ट्रेट के पास, डीएम, एसडीएम, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, और कंप्लेन ओथ पर है, और अबडक्शन की कंप्लेन है कि कोई विमेन है जिसको अबडक्ट कर लिया गया है या फिर अनलॉफुली उसको डिटेन कर लिया गया है, तो क्या होगा? सर्च वारंट इशू किया जाएगा, उस विमेन को रेस्क्यू किया जाएगा, और रेस्क्यू करने के बाद अगर विमेन मेजर है तो उसे एट द लिबर्टी पे छोड़ दिया जाएगा। माइनर है या फीमेल चाइल्ड है, माइनर है मतलब तो उसको पेरेंट्स, गार्जियन जो भी लॉफुल चार्ज रखते हैं उस बच्ची पर, उनको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका पार्ट बी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 7 इम्पॉर्टेंट है, प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।